हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपके सामने लेसन नंबर 1 का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो आप देखें कि लेसन नंबर 1 का नाम है संसाधन और विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो हम पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि हमने पिछले वीडियो में मिट्टी को पढ़ा था। मिट्टी के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो आपके इस साल के सिलेबस में जो मिट्टियां हैं उसका मैप आपके सामने है। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है। तो पर्वत और वन का आप ये देख रहे हैं, ग्रीन कलर से पर्वत और वन को बताया गया है। इसके बाद मिट्टी की बारी आती है। तो उत्तर से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी उत्तर में जो नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या आगे इधर ब्रह्मपुत्र हो, ये सारी नदियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती। तो ये जलोढ़ मिट्टी की का पूरा कलर आप देख रहे हैं। अगली है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी भी बहुत से राज्यों में लाल मिट्टी पाई जाती, दक्षिण की तरफ और ये पूर्व की तरफ भी लाल मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, ये सब इन सभी राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद फिर लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी आप देख रहे हैं कि लेटेराइट मिट्टी का भी ये क्षेत्र है। ये आप देख रहे हैं लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है, जहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। वहीं थोड़ी सी अगले क्षेत्रों में, कुछ कुछ क्षेत्रों में ये जो है लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। और इसके अलावा जो शुष्क प्रदेश है, यानी जहाँ पर मरुस्थल है, तो भारत में जो मरुस्थल है वो है राजस्थान में। तो यहाँ पर शुष्क प्रदेश में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये तो हुआ आपका मिट्टी का पूरा, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आपके सिलेबस में कितने प्रकार की मिट्टी हैं। अब हम अगला देखेंगे कि कौन कौन सी मिट्टी से क्या क्या, कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखें अगले पेज पर कि किस तरह से मिट्टी का आप देख रहे हैं लेटेराइट मृदा। तो पर्यावरण यानी लेटेराइट मृदा में क्या होता है, पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों और उनकी स्थिति के अनुसार उसमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की जो है वो संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तो इस तरह से ये मिट्टी लेटेराइट मिट्टी के बारे में, मैंने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था। इसके बाद मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा में क्या है और ये कहाँ पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणी होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। यानी लवणी मृदा यानी जिस मिट्टी में लवण की मात्रा या नमक की मात्रा अधिक होती है, तो उस मिट्टी को हम मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। और शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा भी कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। अब कहाँ पाई जाती है ये मरुस्थलीय मृदा? कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है और पश्चिमी राजस्थान में ये मृदा पाई जाती है। फिर इसके बाद वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिलटदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। अब ये कहाँ है? वन कहाँ पर होंगे? जहाँ पर पर्वत होंगी। तो पर्वत सबसे बड़ा कौन सा है? हिमालय। तो हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। अब इन मृदाओं का अपरदन कहाँ होगा? जहाँ ये मृदा होगी। मतलब ये मृदा कहाँ होगी? हिमालय पर्वतमाला पे ये मृदाएं पाई जाएगी। इसके बाद ये मृदा जो है वो ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में वे मृदाएं उपजाऊ होती हैं।
तो ये हो गई आपकी मिट्टी के सारे प्रकार। तो पहले थी जलोढ़ मिट्टी, दूसरी थी लाल या काली मिट्टी, फिर आ गई लैटेराइट मिट्टी, फिर आ गई मरुस्थलीय मिट्टी, और आखिरी में जो थी वो वन मृदा या पर्वतीय मृदा जिसे हम कहेंगे। तो ये 5 तरह की मिट्टी आपके सिलेबस में है। अब जब मृदा है तो इनका अपर्दन भी होगा, और यदि अपर्दन होता है तो हमें इसका संरक्षण भी करना पड़ेगा। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। यानी यदि मृदा बन रही है तो उसका अपर्दन भी होगा और साथ ही साथ हमें उसका संरक्षण भी करना पड़ेगा, और ये सब कुछ करने के लिए हमें संतुलन भी बनाना पड़ेगा। संतुलित होकर ये दोनों ही काम होते हैं कि संरक्षण और अपर्दन दोनों एक साथ होते चले जाते हैं। अब परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन आदि में कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे प्राकृतिक तत्व इसमें नष्ट होता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों और तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो, क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। अब मृदा का संरक्षण हम करते हैं तो जब अपर्दन हो रहा है, अपर्दन कैसे हो रहा है? बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है, बहुत ज़्यादा पशुचारण हो रहा है, वनों की कटाई करी जा रही है, या बहुत अधिक खनन यानी खनिज पदार्थों को निकाला जा रहा है, ऐसे में मृदा का अपर्दन हो जाता है। जबकि प्रकृति मृदा का अपर्दन और संतुलन, मृदा का अपर्दन और मृदा का अपर्दन ना हो और संरक्षण हो, ये संतुलन प्रकृति बराबर से करती है। लेकिन मानव अपनी क्रियाओं से मृदा का अपर्दन ज़्यादा कर लेता है, वरन संरक्षण कम होता है। ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से मृदा का अपर्दन कौन कौन सी जगहों पर ज़्यादा होता है, ये मैंने आपको बताया। अब कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं। पुराना जलोढ़, जिसे कि बांगर कहा जाता है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी उसे हम बांगर कहेंगे, और जो नई जलोढ़ मिट्टी बहकर आई है उसको हम खादर कहते हैं। बांगर मृदा में कंकड़ की ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। जो बांगर मृदा है यानी पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होगी, है ना। और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे महीन कंकड़ होंगे, लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े कंकड़ नहीं होंगे। पुराने जलोढ़ मृदा जिसे बांगर कहा जाता है उसमें कंकड़ ज़्यादा होंगे। अब जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। जलोढ़ जैसे मैंने आपको बताया था, जलोढ़ यानी जल में लुढ़क कर आई हुई जो मिट्टी होगी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन होने के कारण जलोढ़ मृदा अपने क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जहाँ पर सूखा अधिक होता है वहाँ की मृदा क्षारीय ज़्यादा होती है, यानी उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। लेकिन यदि इन मृदाओं का हम सही संरक्षण कर लें और सही तरीके से सिंचाई की सुविधा इसे उपलब्ध करा दें तो इस मृदा में भी पैदावार बढ़ सकती है। अगली जो मृदा आई वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में आप देखें, काली मिट्टी, इन मृदाओं का रूप काला होता है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अधिक उपयुक्त समझी जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी को कपास वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन के पठार, बेसाल्ट क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी हुई होती हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार
पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। जहाँ जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाएंगी और बहुत सारी जगहों पर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, सौराष्ट्र हो, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऐसी जगहों पर और गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में ये काली मिट्टी पाई जाती है। ये भी आपको देखना है कि यदि नदियों के आसपास जलोढ़ मिट्टी है तो ऐसे क्षेत्र भी हैं कि कुछ नदियों के आसपास का क्षेत्र काली मिट्टी का भी क्षेत्र है। ठीक है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इस मृदा में फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। तो ये पूरी जो डिटेल था, ये काली मृदा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अब जो अगली मिट्टी है वो है लाल और पीली मिट्टी। अब ये मिट्टी कहाँ पर होगी? तो लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान और दक्षिण छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। तो जहाँ पर जिन जगहों पर लोहा अधिक होगा वहाँ पर लाल मिट्टी होगी, क्योंकि मिट्टी का रंग लाल क्यों हो जाता है कि लोहे में जंग लग जाती है पानी गिरने से और वह लोहा मिट्टी में मिल जाता है और इस वजह से इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। ठीक है। अगली जो मिट्टी है वो है लेटेराइट। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने के कारण होता है। यानी शुष्क जलवायु और आर्द्र, यानी कभी ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कभी शुष्क रहता है मौसम। तो ऐसी स्थितियों में जिन जगहों पर ये स्थिति आती है वहाँ की मिट्टी लेटेराइट मिट्टी होती है। लेटेराइट मिट्टी अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। अतः अधिकतर दक्षिणी राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र के दक्षिणी पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में ये मिट्टी पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क वनस्पति तथा जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने के काम की नहीं रहती। तो ये हमने देखा कि किस तरह से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अब अवनालिका अपर्दन जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। जब मृत्तिका युक्त मृदाओं यानी जहाँ की मिट्टी बिल्कुल एकदम खराब हो जाती है, मृत हो जाती है, ऐसे में यदि जल उस मिट्टी को काटता है और बहुत गहरी गहरी खाई या नहर टाइप की बना लेता है, उन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने के योग्य नहीं होती। वहाँ कहाँ आप जोतोगे उसको, क्योंकि उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी नालियाँ बन गई हैं। और इसे उत्खात भूमि, बेडलैंड भी कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है।
कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन या शीट अपर्दन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अवनलिका अपर्दन का चित्र आप देख ही रहे हैं। इसके बाद अपर्दन किसे कहते हैं? तो ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा का अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वहिकाएं बन जाती हैं, जिससे अंदर से बहता हुआ पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ठीक है, तो अपर्दन किसे कहा जाता है ये बताया। फिर इसके बाद ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने में ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई या कंटूर प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फिर इसके बाद फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवन द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके से पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग इसे कहा जाता है। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक श्रृंखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है, जिससे कि पवन अपर्दन नहीं होता है और ऐसी स्थिति में मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर नहीं जाती। इसके बाद भारत के पर्यावरण की दशा, तो एक गांव है उसके पूरे पर्यावरण की दशा का वर्णन आपके इस सिलेबस में किया गया है, इसको आपको पढ़ना है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, तो ये बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दे रही हूँ। आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखें। ये आपके लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर हैं, जिसको मैं अगले वीडियो में अभी आपको समझाऊंगी और आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखना है। आप 200 पेज का एक रजिस्टर बना लें और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए सेंड कर रही हूँ, वीडियो बना के डाल रही हूँ, वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आपकी कॉपी में लिखने के बाद आपको सारे मिल जाएंगे और इस तरह से आपकी स्टडी भी होती रहेगी। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर के वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट करें और मेरा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।